Welcome to Measure Gravity. I am Sajid Ahmed and today I am going to discuss the fundamentals of engineering mechanics. So in this lecture, I am going to start your first chapter, that is Fundamentals of Mechanics. Before I start introducing you the subject, let us ask ourselves these three questions, that are: why we are studying engineering mechanics. I will explain it in Hindi as well. So हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड अनदर क्वेश्चन इज दैट व्हाट एक्स्ट्रा विल यू गेट टू नो आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट. सो आप एक्स्ट्रा क्या जान जाओगे ऐसा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद. नेक्स्ट, व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डील इन दिस सब्जेक्ट. एंड जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि हम लोग इसमें एक्चुअली डील क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इन तीनों के बेसिक एक ही आंसर होने वाले हैं. तो मैं आप सभी को एक सलाह दूंगा, वेदर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप ये खुद से पूछो कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हो और ये आपको क्या बेनिफिट देने वाला है, ठीक है? व्हाट बेनिफिट विल यू गेट फ्रॉम दिस. सो दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो लेट्स बिगिन. Let's look at the physical system as well as natural system around us and ask yourself why and how they remain the way they are. Suppose you are driving a bike on a wet road. In this figure you can see that a student is driving his scooter in this wet road, and you know that a force of friction that holds the bike. So you know that whenever we move on a surface, a force acts which help us to walk, that is force of friction. So here also force of friction is holding the bike, and you know, as the weight, रोड इज वेट, यानी रोड अगर भींगा है तो आपको ऑब्वियसली है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे कम होंगे. एंड द एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप फॉल डाउन कर जाओ, गिर जाओ, ठीक है? तो इनसे बचने के लिए ये है कि बेटर टू स्टडी मैकेनिकल इंट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी सो दैट वी कैन अवॉइड सच मिसहैप्स. अब है क्या, अगर हमें इस तरह के मिसहैप से बचना है तो हमें फोर्सेस के बीच में जो मैकेनिकल इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. We have seen the failures of many structures like bridges, rockets, machines. Because of all, these all are the failures of engineering mechanics because we have neglected the effect of forces acting on them. You know, we can learn so much from failure than success. If we can understand all the forces acting on a system, we can create engineering wonders like Burj Khalifa in United States of Emirates is the tallest living structure till now. आप सभी को मालूम है कि बुर्ज खलीफा जो आए दिन आप लोग न्यूज़ में बने रहते हैं, ये आपको मालूम है कि अभी तक का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है. यू नो, इसका बेसमेंट से लेके टॉप ऑफ द जो आपका स्ट्रक्चर है वो सारा इंजीनियरिंग फंडामेंटल यानी मैकेनिक्स के फंडामेंटल से बना हुआ है. सो अब हम लोग चलते हैं मैकेनिक्स की तरफ, ठीक है? इतना सारा आपको डाटा बताने का, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने का सीधा सा मतलब है कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से समझा पाऊँ. तो चलिए मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं. सो
आपके अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है। सो मैकेनिक्स इज द साइंस विच डिस्क्राइब एंड प्रोडिक्स द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या डील करते हैं भाई। तो मैकेनिक्स में हम लोग देखो, इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, योर स्टेट एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन यू। सो मैकेनिक्स में हम लोग दो चीज़ को पढ़ते हैं, एक तो स्टेट, आपकी क्या स्टेट है, यानी आप स्टेट का यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, पंजाब से हो, ये नहीं है। इधर आप दिल्ली से हो, नथिंग। यहाँ पे स्टेट का कहने का मतलब है कि आपकी पोजीशन क्या है, वेदर यू आर इन रेस्ट और यू आर इन मोशन। तो हम लोग मैकेनिक्स में आपके स्टेट को पढ़ते हैं कि आप बॉडी इज इन रेस्ट और इज इन मोशन, एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिक्स में बेसिकली आपको स्टेट यानी रेस्ट और मोशन को प्रेडिक्ट करते हैं, उनके कंडीशंस को पढ़ते हैं, एंड हम लोग ये देखते हैं कि फोर्सेस का क्या एक्शन है, क्या इफेक्ट है इन बॉडीज़ के ऊपर। नो, आप यहाँ पे आप इस स्कूटर वाले बच्चे को कंसीडर करो। आप देखो इनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो ये देखो, एक तो इसका खुद का सेल्फ वेट है जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है, तो ये नीचे डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होता है। मैं इसको समझाने के लिए आपको इस तरह से मैं ले लेता हूँ। आप ये देखो, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है। तो एक तो इसका ये खुद का वेट हो गया, दैट इज mg, और इसके रिएक्शन को यानी इसके इफेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए एक और फोर्स लगेगा, वो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर लगेगा इधर से। ठीक है, तो ये देखो आपका, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्सेस, यहाँ पे आप फ्रिक्शनल फोर्सेस देख सकते हो। तो एक बॉडी के ऊपर इतने सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। Now, the principle of mechanics is applicable everywhere in the machines. जितने भी मशीन्स आपके बने हैं उन सब में हमारा प्रिंसिपल जो है मैकेनिक्स का वो वर्क करता है, वेदर वो आपका सिंपल बाइसाइकिल से एक कॉम्प्लेक्स एरोप्लेन्स क्यों ना हो। नाउ, मैकेनिक्स जो है इसमें हम लोग तीन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। एक तो आपका मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, तो आप लोगों को डिफॉर्म से पता चल रहा होगा, डिफॉर्म का मतलब होता है कि बिखरना। ठीक है, अपने फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। ठीक है, डिफॉर्म कर रहा है वो बॉडी। एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, हम लोग इसमें मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स एक अनदर एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग फ्लूइड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कमिंग टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सो व्हेन वी अप्लाई mechanics in engineering, such as design of machines, analysis of mechanisms, it is called engineering mechanics. Okay, तो अगर हम लोग मशीन के डिज़ाइंस में या फिर किसी भी मैकेनिज्म के एनालिसिस में मैकेनिक्स का यूज करते हैं तो उसे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। नाउ, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसके वास्ट टाइप्स हैं, बट हम लोग जो टॉपिक के अकॉर्डिंग हम उनको देखेंगे तो हमारे मैकेनिक्स के दो टाइप्स होते हैं, वन इज स्टैटिक्स एंड अनदर वन इज डायनामिक्स। एंड फर्दर डायनामिक्स के दो पार्ट है, दैट इज काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। चलिए इसे आगे हम लोग देखते हैं कि इनके डेफिनेशंस क्या है और इनके मीनिंग क्या है।
So static, it is the branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects while acting upon the body at rest. So static in force, यानी सॉरी स्टैटिक मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जो कि फोर्सेस और उनके इफेक्ट के साथ डील करता है जब वो फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जब वो बॉडी रेस्ट पे हो। ठीक है, सपोज यू आर एट रेस्ट, आप रेस्ट पे हो, अगर आपके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट है, क्या नेचर है, वो हम लोग स्टडी अगर कर रहे हैं, क्योंकि आप रेस्ट पे हो इसलिए वो स्टैटिक मैकेनिक्स है। नाउ डायनामिक्स इसका जस्ट अपोजिट है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन को देख लो, ट्रेन मोशन में है, उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर उस फोर्स को हम लोग स्टडी करेंगे तो वो डायनेमिक्स के अंदर होगा। ठीक है, तो काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स ये दोनों डायनेमिक्स के ही दो ब्रांच है। काइनेटिक्स में ये होता है कि आप लोग मोशन को तो स्टडी करते हो एंड साथ में उनके जो फोर्स हैं उनको भी स्टडी करते हो। ठीक है, अब मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, ठीक है, आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको चलने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड आपके मोशन दोनों को स्टडी कर रहे हो दैट इज़ काइनेटिक्स। एंड सिर्फ आप अगर मोशन को स्टडी कर रहे हैं एंड यू आर नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज अ फोर्स, तो आप इसको काइनेमेटिक्स बोलोगे। तो काइनेटिक्स में हम लोग फोर्स एंड फोर्स के इफेक्ट एंड मोशन सभी को डील करते हैं, एंड काइनेमेटिक्स में आप लोग सिर्फ मोशन को डील करते हो। आप उनके फोर्सेस के इफेक्ट को और जो फोर्स काउज कर रहा है इस मोशन को, आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, आप उसको नहीं पढ़ते हो। नेक्स्ट, सो ये रिजिड बॉडी है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स यानी आपका स्टैटिक्स हो गया जो बॉडी रेस्ट पे है, तो डील्स विद इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस। डायनामिक्स यू नो डील विथ मोशन, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक दैट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। ओके, the first one is length, that is this is used to locate the position of a point in space and describe size of the physical system, for example distance, geometric properties. Length is used to measure the distance. Okay, time, it is used to measure the succession of events, how many times the events is occurring repeating itself. You will measure it with the help of time. Mass, it is the quantity of matter in a body. मास क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंटेन कर रहे हो आप, दैट इज योर मास। ठीक है, मास नेवर चेंजेस, वेट कैन चेंज बिकॉज वी नो वेट इज इक्वल टू mg। w इज इक्वल टू mg। ओके, सो वेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। सो जितनी ग्रेविटी चेंज होगी आपकी उतना वेट आपका वेरी होगा, बट मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, सो इट इज फिक्स्ड। Force represents the action of one body on another body। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। Now coming to another topic that is idealization of mechanics। आइडियलाइजेशन का मतलब होता है एजम्पशंस। एजम्पशन सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करी है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ बट ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, एक और लेते हैं कि मैं मान के चलता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हो आप सभी लोग काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, काफ़ी होनहार हो, बट रियलिटी ये है कि आप में बहुत कुछ नखरे वाले भी होंगे, कुछ बिल्कुल जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। ठीक है, तो एजम्पशंस
राइट भी हो सकते हैं एंड रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो मैकेनिक्स के भी कुछ एजम्पशन है, उनको पढ़ते हैं। तो पहला एजम्पशन है हमारा पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल में हो, अब देखो कैसे आप समझोगे। तो पार्टिकल में ये होता है कि आप कोई बॉडी है, आप उस बॉडी को एज अ यूनिट कंसीडर करोगे। ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर करोगे। फॉर एग्जांपल, साइज ऑफ अर्थ इज इग्निफिशियंट कंपेयर टू द साइज ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब देखो, अर्थ जो है हमारा वो रिवॉल्व जो कर रहा है, देखो अर्थ कितना छोटा है एंड ये जो इसका ऑर्बिट कितना बड़ा है। आप इसके कंपैरिजन में देखो, ये बहुत छोटा है, तो हम इसको एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एक पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे। चलिए इसे आगे और समझते हैं। इफ द whole mass of body is assumed to be concentrated about a fixed point and whose size can be neglected, then it is said to be particle। क्या कहने का मतलब है कि किसी बॉडी का पूरा मास किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो एंड उनका साइज जो है वो नेगलेक्ट कर दिया जाए, देन इट इज सेड टू बी पार्टिकल। इन इफ द व्यू ऑफ डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ अ बॉडी, मतलब कि डिस्टेंस जो है हमारा, द व्यू डिस्टेंस इज वेरी, जो हम लोग देख रहे हैं वो अगर ओरिजिनल डायमेंशन से देखने में काफ़ी लार्ज हो, दैन इट इज एग्ज्यूम टू बी पार्टिकल, वो पार्टिकल एग्ज्यूम कराएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप प्लैनेट को देख रहे हो फ्रॉम अनदर प्लैनेट, तो आपको लिए एक ये प्लैनेट आप जो जहाँ से देख रहे हो और दूसरे प्लैनेट को, वो प्लैनेट आपको छोटा दिखेगा, वो आप उसको पार्टिकल कंसिडर कर लो। ठीक है, तो पार्टिकल कहने का सिंपल सा ये मतलब था कि बॉडी, अगर कोई लार्ज बॉडी है, ठीक है, अगर उसका सारा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है किसी पॉइंट पे, तो हम उस पॉइंट को उसका पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, व्हाट इज रिजिड बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक का। ठीक है, तो रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, चलिए इसे फिगर के थ्रू समझते हैं। तो रिजिड बॉडी सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बाद में हम इस डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे। तो अगर किसी भी सिस्टम के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो दैट इज अ रिजिड बॉडी। यानी कोई बॉडी है, ठीक है, उनके बीच का दो पॉइंट है और उन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मान रहा हूँ, ये अगर इस 5 सेंटीमीटर को हमेशा कॉन्स्टेंटली ये कंटिन्यू करता है, कितने भी इसके ऊपर एक्शन ऑफ फोर्सेस लग जाए, बट इनके बीच का डिस्टेंस अगर मेंटेन है, तो इसे हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, a combination of large number of particles in which all particles remain at fixed distance। ठीक है, जो सारे पार्टिकल है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम अनदर। ठीक है, अप्लाइंग लोड से बिफोर एंड आफ्टर, एक फिक्स पॉइंट पे आप देख लो, ये दोनों पॉइंट है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, सारे पार्टिकल जो इसमें है वो सारे एक फिक्स्ड पॉइंट पे हैं। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो दैट इज रिजिड बॉडी। In most cases, actual deformation occurring in structures, machines, mechanisms are relatively small। अब होता क्या है कि बहुत सारे मैकेनिज्म में इतने छोटे, मतलब आपको क्या कहते हैं, चेंजेस आएंगे कि आप उनको नेग्लेक्ट कर लेते हो। ठीक है, और आप एजम्पशन आप उनको रिजिड बॉडी ही कंसिडर करते हो। नाउ कंसंट्रेटेड फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ अ लोडिंग विच इज एग्ज्यूम्ड टू बी एक्ट एट पॉइंट ऑन अ बॉडी। अगर बॉडी का जो लोडिंग इफेक्ट है वो किसी पॉइंट, जिस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, पे एक्ट कर रहा है, दैट इज कंसंट्रेटेड फोर्स।
Now coming to the topic that is units. यूनिट्स ये आपके बेसिक 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं यूनिट्स में जो आप पढ़ने जा रहे हो। तो मास को हम लोग जानते हैं कि किलोग्राम से मेज़र करते हैं। लेंथ इज़ मेजर्ड बाय मीटर, टाइम इज़ मेजर्ड बाय सेकेंड एंड फोर्स इज़ मेजर्ड बाय व्हाट, न्यूटन। सो ये बेसिक है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये सब हमें यूनिट प्रीफिक्स जानने होंगे क्योंकि ये मैकेनिक्स में हमें लंबे लंबे आपको वैल्यूज़ आएंगे। तो ठीक है, तो आप उनको तो लिखोगे तो फिर टाइम आपका वेस्ट होगा, तो इसलिए आपको इन सब वैल्यूज़ को लिखना आना होगा कि 10⁹ इज इक्वल टू दैट इज़ गीगा, 10⁶ मेगा। ये सब आप जान लो, ठीक है। या ये आप इस स्लाइड को देख लो और इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम टॉपिक पे चलते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी मैंने पहले ही बता दिया आपको, फिर भी एक दोबारा देख लो। A body is formally regarded as a rigid body if the distance between any set of 2 points is always constant in time regardless of external forces acted on it। ठीक है, यानी रिजिड बॉडी होने के लिए उनके बीच का दो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो बीम आपने अपने घरों में देखा होगा, एंड कॉलम ये दोनों आपको घर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बीम इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट सब्जेक्टेड टू लोड एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस। एंड कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चर एलिमेंट है, वो आपको कंप्रेसिव टॉर्क के लिए होता है। ठीक है, उसमें कंप्रेसिव टॉर्क लगा रहता है। टॉर्क क्या होता है वो हम लोग फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज ट्रस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ट्रस का आप देखना है तो आप हावड़ा ब्रिज देख लो। ठीक है, अगर आप लोग बिहार से हो तो आप इसको गंगा पुल जो है आपका सिमरिया में, आप उसको रिलेट कर सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रस। ठीक है, एंड रोलर इज ऑल्सो ट्रस। तो ट्रस कहने का ये मतलब नहीं कि मैं ट्रस आपको बता रहा हूँ, ट्रस इज़ अनदर चैप्टर। ट्रस एक रिजिड बॉडी है, एंड आपका ये रोलर ये भी आपका एक रिजिड बॉडी है। ये सब एग्जाम्पल है आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ योर topic is laws of mechanics. So we are going to deal the 4 laws, the 3 laws of Newton's, that is law of motions, and one is Newton's law of gravitation. So let's talk first law, that is according to first law of Newton के first law के according a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion unless it is acted upon by an external force। ठीक है, एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अगर कोई मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना पसंद करेगी, अनटिल अनलेस आप उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई ना करो तो। ठीक है, इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विच लॉ इज नोन एज law of inertia, so your answer will be Newton's law of mechanics। Second question, that is the second law, that is Newton's law of second of motion। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो आपको फोर्स का डेफिनेशन देता है, दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स एक्सलरेशन। And last law, that is for every action there is equal and opposite reaction। So न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन चेंज नहीं करेगा अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। ठीक है, इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, इफ़ इट इज़ इन मोशन इट विल रिमेन एट द सेम वेलोसिटी। ठीक है, मैंने इसे आप पहले ही बता दिया आपको। जिन ऑब्जेक्ट्स के मास ज़्यादा होंगे उनके इनर्शिया ज़्यादा होंगी कंपेयर टू जिनके कम होंगे
ठीक है। सेकंड लॉ, दैट ये आपको क्या कहते हैं, फोर्स का डेफिनेशन देता है। ठीक है, तो हमने इसे पहले ही डिस्कस कर लिया कि पार्टिकल ऑफ मास एम एक्टेड अपॉन an unbalanced force F experiences an acceleration A that has the same direction as the force and a magnitude that is directly proportional to the force. तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, किसी कोई पार्टिकल और किसी डायरेक्शन में एक्टेड है मास एम के साथ, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स पे लगा है, तो वो एक एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में फील करेगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को एक बॉडी के ऊपर लगाया था। तो यहाँ से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिली, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ फॉर्म्स द बेसिक फॉर मोस्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ डायनामिक्स। सो डायनामिक्स जो है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसमें मोस्टली जो बेसिक फॉर्मेशन आई है एनालिसिस की, वो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आई है। थर्ड लॉ आप सभी को मालूम है, दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन एंड अपोजिट जो फोर्सेज है वो दोनों हमेशा पेयर में आएंगे। ठीक है। थर्ड लॉ इज बेसिक टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्सेज। ये हमारा फोर्स को अंडरस्टैंड करने का एक बेसिक आइडिया भी है, बेसिक लॉ भी है। ठीक है, बट डेफिनेशन हमारा सेकेंड लॉ देता है। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो देखते हैं हम लोग ये लॉ होता क्या है। फिर आपका लेक्चर आज के लिए ख़त्म है, हम लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ठीक है, लेक्चर में। ओके, तो अब देखो फिगर, देखो क्या कह रहा है। ये देखो, ये एक बॉडी है m1, इसकी मास है, ये इसकी मास m2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, तो क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यानी m1 का जो m1 जो ऑब्जेक्ट है वो m2 को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों अट्रैक्ट तो करेगा, ठीक है, बट इन दोनों के बीच कुछ तो डिस्टेंस है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है आपका फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो जब आप, रुको मैं इसको समझाता हूँ आपको इस तरह से। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r ऑफ स्क्वायर। अब जब आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो g कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसी g को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो थैंक यू ऑल, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। Thank you for watching. If you like this video, please like, share and subscribe Measure Gravity. We need your highly support. So please do subscribe. Thank you all.